वो मेरे आगे आगे चल पड़ा। एयरपोर्ट पर बत्तियां जगमगा रही थी। हम पैसेंजर लाउंज के दरवाजे से गुजरे तो किसी ने मुझसे कुछ ना पूछा, कोई कागज़ तलब ना किया, बल्कि वहाँ खड़े मिलिट्री पुलिस के 2 आदमियों ने मुझे सल्यूट किया। एक मिनी बस मुझे रनवे पर मौजूद खसूसी त्यारे के पास ले गई, जहाँ मूंछों वाला लांस नायक सल्यूट करके वापस चला गया। ये 2 इंजनों वाला जहाज़ था, जिसमें 10-15 फौजियों के बैठने की गंजाइश थी, लेकिन जहाज़ खाली था। एक दुबले पतले बंगाली फौजी ने मुझे जहाज़ फर्स्ट क्लास में बैठा दिया और सल्यूट करके वापस चला गया। जहाज़ का इंजन स्टार्ट हो गया। थोड़ी ही देर बाद वो फ़ज़ा में बुलंद होकर कोलकाता की तरफ परवाज़ कर रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिले। वीडियो पसंद आने की सूरत में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मैं कर्नल का दिया हुआ कागज़ निकाल कर देखने लगा। इस पर कर्नल गुप्ता के वायरलेस सेट की फ्रिक्वेंसी वगैरह दर्ज थी। बंगाली नौजवान मेरे पास ठंडे शरबत का एक गिलास रख कर चला गया। मैंने कलकत्ते पहुंचने से पहले पहले फ्रिक्वेंसी याद करके कागज़ ज़ाया कर दिया। जहाज़ कोलकाता पहुंचने वाला था। नीचे शहर की रोशनियां जगमगा रही थी। मैं सोचने लगा, कितनी अजीब बात है कि आज से कुछ ही अर्सा पहले मैं इस शहर में अपनी जान बचाने के लिए छुपता फिर रहा था, और आज इंडियन आर्मी के एक कर्नल की हैसियत से जा रहा हूँ। जहाज़ रनवे पर रुका तो एक फ़ौजी स्टेशन वैगन करीब आकर रुक गई। एक दराज कामत फ़ौजी ने मुझे सल्यूट किया और स्टेशन वैगन का दरवाज़ा खोल दिया। मुझे यहाँ से दिल्ली के लिए दूसरी फ़्लाइट पकड़नी थी। मेरी फ़्लाइट नंबर 003 थी। यह इंडियन एयरलाइंस का एक बोइंग त्यारा था, जिसके फर्स्ट क्लास में कर्नल नारोमनी के नाम से मेरी सीट मखसूस थी। दराजकद फ़ौजी मुझे इंडियन एयरलाइंस के त्यारे में सवार करके वापस चला गया। इंडियन एयरलाइंस का बोइंग शोर मचाता हुआ कोलकाता के स्याह आसमान की तरफ बुलंद होता गया। एक ख्याल मेरे जहन को बार बार परेशान कर रहा था कि मुमकिन है कहीं ना कहीं मेरा राज फाश हो जाए। कर्नल गुप्ता का भी यही कहना था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस खुफिया मंसूबे पर जो गैंग अमल कर रहा था वो एक दूसरे की शक्ल नाशनासा है, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉस ऐसा ज़रूर होगा जो हम सबसे वाकिफ़ होगा, जिसके पास हमारी तस्वीरें और पूरा रिकॉर्ड मौजूद होगा। अगर कभी इस बॉस से आमना सामना हो गया तो चश्मो ज़दन में मुझे गोली से उड़ा दिया जाएगा, और मेरी मौत के बाद शायद ऐसा कोई इंसान यहाँ भारत में नहीं होगा जो मेरे वतन पाकिस्तान को इस नापाक साजिश से आगाह कर सकेगा। बहरहाल मैंने अपने आप को हर ख़तरनाक सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया। एक और ख़तरा मेरे साथ सफ़र कर रहा था। अगरचा मैं हिंदी और संस्कृत ज़बान और हिंदू देवमाला के बारे में काफ़ी मालूमात रखता था और हिंदी बात भी कर लेता था, लेकिन मामूली सा मेडिकल हिंदू की बजाय मुसलमान साबित कर सकता था। ये एक ऐसी मजबूरी थी कि जिसका मेरे पास कोई इलाज ना था। शहर और एयरपोर्ट की नीली पीली रोशनियां सितारों की तरह झिलमिला रही थी। यहाँ एक साहब जिनका नंबर 15-15-20 था मुझे लेने आ चुके होंगे। हम एक दूसरे की शक्ल से नावाकिफ़ थे। मैं ब्रीफकेस हाथ में लिए पैसेंजर लाउंज के गेट पर आया तो सादा लिबास में एक आदमी ने आगे बढ़कर नहायत अदब से कहा, इस तरफ तशरीफ़ ले आइए। मैंने सोचा कि शायद यही 15-15-20 नंबर आदमी है। गेट पर मुझे किसी ने नहीं रोका। वो आदमी मुझे लाउंज के एक छोटे से कमरे में ले गया। इसने करीब आकर आहिस्ता से कहा, क्या मैं आपका आईडी कार्ड देख सकता हूँ? मैंने बटवे से वो आईडी कार्ड निकाल कर इसे दिखाया, जो कर्नल गुप्ता ने मुझे दूसरे कागजात के साथ तैयार करवा के दिया था। इस पर इसरार आदमी ने आईडी कार्ड पर लिखा हुआ नंबर 69 देखा तो फ़ौरन मेरे हवाले कर दिया और बोला, आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलने वाले शख्स का नंबर क्या बताया गया है? मैंने 15-15-20 कहा। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, प्लीज़ मेरे साथ आइए। अमारा से बाहर आए तो एक जानब गहरे रंग की एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी मुझे लेकर रात के सन्नाटे में दिल्ली के सुनसान बाज़ारों से गुजरती नई दिल्ली की जानब लोधी रोड के एक वीरान से बंगले की पोर्च में जाकर रुक गई। वो पुरस्रार आदमी मुझे एक कमरे में पहुंचा कर वापस चला गया। कमरे में बिस्तर लगा हुआ था। बाथरूम में साफ़ सुथरा तौलिया लटक रहा था। क्लोजेट में स्लीपिंग सूट मौजूद था। पलंग के सरहाने तपाई पर टेलीफोन था। मैं ब्रीफकेस रख कर पलंग पर बैठा ही था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। दूसरी तरफ से किसी की बेंच से आवाज़ आई। लगता था कि वो मुंह पर रुमाल रखकर बोल रहा हो।
जिस पलंग पर तुम बैठे हो इसके नीचे दरमियान में एक खुफिया खाना है। इस खुफिया खाने में तुम्हारे लिए एक खत रखा है, इसे पढ़ो और इस पर अमल करो। मैंने पलंग का जायज़ा लिया, फिर इसके नीचे लेट गया। पलंग के नीचे कपड़ा लगा था। दरमियान में टटोलने पर लकड़ी के चौखटे और स्प्रिंगों के दरमियान एक जगह चकोर तख्ते से मेरी उंगलियां टकराईं। चाकू की मदद से मैंने कपड़ा काट डाला और तख्ता उखाड़ा तो अंदर एक खुफिया खाना था, जिसकी एक जानब प्लास्टिक का लिफाफा स्कॉच टेप से चिपका हुआ था। मैंने लिफाफा निकाल लिया। कमरे की दीवार की ब्रैकेट लाइट रोशन थी। मैंने टेबल लैंप भी जला दिया और लिफाफा खोला। अंदर से एक खत निकला, जिसकी तहरीर अंग्रेज़ी ज़बान में टाइप की गई थी। इस कमरे में आने के बाद तुम इंडियन आर्मी के कर्नल नहीं हो। यहाँ से जनूबी हिंद तक एक नया सफ़र शुरू होगा। क्लोजेट में तुम्हारे सिविलियन कपड़े रखे हैं। तुम कर्नल की वर्दी उतार कर इसी क्लोजेट में रख दोगे। क्लोजेट के निचले खाने में प्लास्टिक की बनी हुई कुछ चीज़ें रखी हैं। इन्हें नमूने के तौर पर अपने ब्रीफकेस में रख लोगे और यहाँ से दिल्ली के एक फर्जी प्लास्टिक मसनूआत की फर्म की सेल एजेंट बनकर तृष्णापुली तक सफ़र करोगे। इसी क्लोजेट में तुम्हें दिल्ली से तृष्णापुली तक का एयर टिकट भी मिलेगा। तृष्णापुली में तुम एयरपोर्ट के अकपील चिल्ड्रन पार्क के चौथे बेंच पर बैठ जाओगे और बेंच के करीब ही बने हुए रद्दी कागज़ों के डस्टबिन में छुपाया गया एक लिफाफा निकालोगे। इसमें तुम्हारे लिए हदायत होंगी। अपना शनाख्ती कार्ड हाल हालत में अपने पास रखना। तुम कर्नल नारोमनी के नाम से ही पहचाने जाओगे। तुम्हारे लिए हर मकाम पर परवाना राहतरी होगा। सुबह 7 बजे की फ़्लाइट में तुम्हारे सेट रिटायर्ड कर्नल मनी के नाम से बुक है, पाम ऑयल नारोमनी मिशन। खत पढ़कर मेरे तजस्सुस में इजाफा हो गया। पाकिस्तान दुश्मन मिशन की कार्रवाई हर लम्हे पुरइसरार होती जा रही थी। मैंने भी इस नापाक मिशन की इबरतनाक अंजाम तक पैरवी करने का फ़ैसला कर रखा था। इत्मीनान की बात यह थी कि अभी तक मेरा इस खुफिया गिरोह के किसी अहम रुकन से आमना सामना नहीं हुआ था और सारा काम खतूत में लिखी हुई हदायत के ज़रिए हो रहा था। अब मुझे तृष्णापुली जाना था। तृष्णापुली जनूबी हिंद की तकोन के मशरकी साहल पर वाक़या एक सनती और देवमलाई शहर है, जिसके मंदिर दुनिया में दूर दूर तक मशहूर हैं। मैंने पिछले खत की तरह इस खत को भी फाड़ कर बाथरूम के सिंक में बहा दिया। फिर क्लोजेट का निचला खाना खोला। इसमें एक बॉक्स रखा था। बॉक्स में प्लास्टिक के छोटे छोटे खिलौने हिंदी और अंग्रेज़ी के हरूफ मौजूद थे। साथ ही हिस्टोरिकल प्लास्टिक इंटरप्राइजेज के नाम का पैड भी था। इस पैड के नीचे दिल्ली से तृष्णापुली का एयर टिकट मौजूद था। मैंने प्लास्टिक के ये नमूने निकाल कर अपने ब्रीफकेस में रख लिए। क्लोजेट के दूसरे खाने में 2-4 बड़ी कीमती कमीज़ें और पतलूनें पड़ी थीं। मैंने इन्हें इसी तरह रहने दिया। वर्दी बदल कर स्लीपिंग सूट पहना। मुझे नींद आ रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और 6 बजे का अलार्म लगाकर गहरी नींद सो गया। सुबह 6 बजे मैंने उठकर गुस्ल किया। हैरानी की बात थी कि बंगला पूरे का पूरा खाली था, कोई नौकर भी नहीं था। लेकिन जब मैं गुस्ल के बाद ड्राइंग रूम में आया तो वहाँ मेज़ पर मेरा नाश्ता लगा हुआ था। चाय की केतली गर्म थी। मैंने नाश्ता किया। 10 मिनट बाद ब्रीफकेस हाथ में लिए मैं बंगले से निकला। पोर्च में वही रात वाली एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी। अगली सीट पर एक बावर्दी सांवला सा ड्राइवर बैठा था। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। दिल्ली शहर में सर्दियों की इस सुबह सड़कों पर आमदोरफ्त अभी ज़्यादा नहीं हुई थी। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चला रहा था। मैंने यूं ही इससे सवाल किया कि वो कहाँ काम करता है। इसने कहा, सर मैं प्लास्टिक की हिस्टोरिकल कंपनी का ड्राइवर हूँ। मैं चुप हो गया। जिस फर्म का वो ड्राइवर था, इस नाम की कोई फर्म दिल्ली में नहीं थी। जाहिर है कि ड्राइवर भी हमारे गैंग का एक पुर्जा था। इसके बाद मैंने इससे कोई बात नहीं की। गाड़ी एयरपोर्ट के अहाते में जाकर रुक गई। इंडियन एयरलाइंस की बोइंग एयरबस में मेरी सीट पहले से बुक थी। ये सीट फर्स्ट क्लास में नहीं बल्कि इकॉनमी क्लास में थी, जिसमें सेल्स एजेंट आमतौर पर सफ़र करते हैं। जहाज़ टेक ऑफ करने के बाद जनूबी भारत की तरफ महू परवास था और मैं अपनी सीट पर चुपचाप बैठा अखबार सामने रखे सोच रहा था। जिस मुक्ति बानी वाले अफसर को कत्ल करके मैंने इसका रूप धार रखा है, वो इस पाकिस्तान दुश्मन मिलिट्री इंटेलिजेंस गिरोह का न सिर्फ अहम आदमी था बल्कि इस मंसूबे में कलीदी हैसियत भी रखता होगा। जब भी मुझे तेज़ी से एक जगह से बजरिया एयर फ्लाइट दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था, मेरी सीट खिड़की के पास थी। बाईं जानब एक मद्रासी बाबू बैठा कॉफ़ी पी रहा था।
इसने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की, मगर मैंने हर बार हूँ हाँ करके इसे टाल दिया। दिन के 11 बजने वाले थे कि जहाज़ त्रिचनापुली के एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। मैं ब्रीफ के थामे एयरपोर्ट से बाहर आ गया। त्रिचनापुली में शिमाली हिंद वाली सर्दी नहीं थी, बल्कि मौसम खुशगवार था। प्रोग्राम के मुताबिक मैं एयरपोर्ट के अकबिया इलाके में निकल गया। यहाँ एक बहुत बड़ा चिल्ड्रन पार्क था, जिसमें पाम और नारियल के झुंड खड़े थे। मैंने एक रेडी वाले से आइसक्रीम खरीदी और ये तासर देने की कोशिश करते हुए कि मैं पार्क में कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। पार्क की ग्राउंड में दाखिल हो गया। मेरी निगाह सीमेंट के बेंचों पर थी। हर बेंच पर इसका नंबर लिखा हुआ था। सबसे पहला जो बेंच मुझे नज़र आया उसका नंबर 11 था और वहाँ से 2 मदरसा बैठी बातें कर रही थी। बच्चे इनके करीब ही घास पर खेल रहे थे। मैं खामोशी से गुजर गया। नंबर 4 बेंच खाली नहीं था। वहाँ एक बूढ़ा मदरासी बैठा अखबार पढ़ रहा था। मैं कुछ फासले पर एक नारियल के नीचे घास पर बैठ गया। आइसक्रीम ख़त्म हो गई तो मैं ब्रीफकेस से अंग्रेज़ी अखबार निकाल कर पढ़ने लगा। मेरी नज़रें बार बार बूढ़े मदरासी पर उठ जाती। कम वक्त जम कर बैठा हुआ था और इसके उठने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने देखा कि बेंच के करीब ही एक दरख्त के साथ डस्टबिन भी थी, जिसमें कागज़ के टुकड़े और आइसक्रीम के खाली डब्बे पड़े थे। इस टोकरी के नीचे वो खत रखा हुआ था जिसे हासिल करने के लिए मैं पार्क में आया था, लेकिन बूढ़े मदरासी की वजह से मैं इसे नहीं निकाल सकता था। मेरी नज़रें अखबार पर जमी हुई थी कि एक गेंद मेरे पाँव से टकराया। मैंने देखा कि चंद कदमों के फासले पर एक बच्चा गाड़ी में बैठा 3-4 बरस का बच्चा ताली बजा रहा था और उसके पास ही एक दराज कद सांवली सी साड़ी पोश लड़की खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने गेंद उठा ली। वो लड़की मुस्कुराती हुई मेरे पास आकर अपनी ज़बान में कुछ बोली। मैंने गेंद इसकी तरफ बढ़ाते हुए अंग्रेज़ी में कहा कि इसकी ज़बान नहीं बोल सकता। जनूबी हिंद में अंग्रेज़ी आम है। यहाँ का हर आदमी अंग्रेज़ी में बात कर लेता है और मैट्रिक पास लड़के लड़कियाँ तो बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेते हैं। इस लड़की की साड़ी का रंग जामनी था। रंग वहाँ की औरतों की तरह सांवला था और स्याह बालों में सफ़ेद फूलों का जोड़ा लगा देखा था। इसने गेंद लेकर अंग्रेज़ी में मेरा शुक्रिया अदा किया और मुस्कुराती हुई वापस चली गई। इसकी मुस्कुराहट में गहरी और इसरार सी दिलकशी थी। मैं इसके दिलकश सरापा से नज़रें ना हटा सका। वो गाड़ी को धकेलती आगे चल दी। दरख्तों के झुंड में जाते हुए इसने पलटकर मेरी तरफ देखा। इसके होंठों पर वही पुरस्कार मुस्कुराहट थी। खुदा खुदा करके मदरासी बूढ़ा बेंच पर से उठा, अखबार लपेटकर अपनी सदरी की जेब में ठोंसा और लाठी टेकता हुआ पार्क के दरवाजे की तरफ चल दिया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और उठकर टहलने लगा। फिर मैं बेंच नंबर 4 पर जाकर बैठ गया। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि कोई मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं, तो मैं रद्दी की टोकरी को टटोलने लगा। प्लास्टिक का एक लिफाफा मौजूद था। मैंने अंदर से नीला लिफाफा निकाल कर जेब में रखा और वहां से उठकर एयरपोर्ट के लाउंज में आ गया। यहाँ एक मर्दाना टॉयलेट में जाकर मैंने खत खोल कर देखा, जो अंग्रेज़ी टाइप शुदा था। त्रिचनापुली के गोलपट्टा चौक में कृष्णा होटल है। इसमें राजा राम तिवाड़ी के नाम से कमरा किराए पर ले लो। वहाँ हमारा आदमी आकर तुम्हें ले जाएगा। रात 10 बजे के बाद अपने कमरे में ही रहना। इस आदमी की शनाख्ती कार्ड पर भी तस्वीर की जगह भी 69 लिखा होगा। मैंने खत फाड़कर पानी में बहा दिया। टॉयलेट से निकलकर एयरपोर्ट के सामने वाले स्टैंड से टैक्सी ली और इसे गोलपट्टा चौक कृष्णा होटल में चलने को कहा। त्रिचनापुली बड़ा साफ सुथरा और मॉडर्न शहर है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं और एक बाज़ार में ट्राम भी चलती है। तकरीबन हर सड़क के दोनों जानब पाम के दरख्त नज़र आते हैं। गोलपट्टा चौक देख कर मुझे कलकत्ते का डलहौजी स्क्वायर याद आ गया। मॉडर्न इलाका था। बीच में गोल दायरा बना था जिस पर सब्ज़ा और फूल दिन के सुनहरी स्तूप में मुस्कुरा रहे थे। कृष्णा होटल हमारे लाहौर के इंटरनेशनल होटल की तर्ज का था। काउंटर पर एक खुश शक्ल साड़ी पोश लड़की बिंदियाँ लगाए जोड़े में तरनारी के सुर्ख फूल सजाए मुस्कुरा रही थी। इसने मुझे चाबी थमाकर मुस्कुराते हुए कहा, कमरा नंबर 12A सर। मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर था। सिंगल बेडरूम का साफ सुथरा कमरा था। बाथरूम अटैच था। मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हुआ। फ़ोन करके कमरे में ही खाना मंगवा लिया। सालन में क़यामत की मिर्चें थी। जनूबी भारत में सुरख मिर्चें इसी तरह खाई जाती थी जिस तरह हम यहाँ लहसुन की चटनी खाते हैं।
खाने के बाद मैं कुछ देर आराम करने के ख्याल से लेट गया। आंखें खुली तो दिन ढल चुका था। मुंह हाथ धोकर कमरे में ही कॉफ़ी मंगवा ली। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने अंग्रेजी ज़ुबान में पूछा, आपके पास प्लास्टिक के सामान के नमूने होंगे, हम अपनी दुकान के लिए आपकी कंपनी का कुछ माल खरीदना चाहते हैं। मैं समझ गया कि ये इसी खुफिया गैंग का कोई आदमी है। मैंने कहा, जी हाँ, मेरे पास नमूने मौजूद हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं 10 बजे रात आऊँगा। फ़ोन बंद कर दिया गया। कमरे में दिन भर पड़े रहने से भी लोग शक कर सकते थे। चनाचा कमरा लॉक करके होटल से बाहर आ गया और एक कुशादा बाजार के फुटपाथ पर टहलने लगा। शाम हो गई थी। फ्लैटों में बत्तियां जल उठीं। साड़ी पोश औरतें और धोती पोश दुबले पतले मर्द इधर उधर जा रहे थे। एक सिनेमा घर के बाहर हेमा मालिनी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। फिल्म का नाम तामिल और हिंदी में कायरेका लिखा था। बाईं जन्म एक मार्केट थी जिसकी दुकानें जगमगा रही थीं। एक रेस्तरां के बाहर जर्द केलों के गुच्छे लटक रहे थे। जनूबी हिंद में जर्द केले के गुच्छे रेस्तरानों के बाहर लटकाने का रिवाज आम है। लोग तमिल, तेलुगु और कंट्री ज़बान में बातें कर रहे थे जो मेरी समझ से बाहर थी। अचानक ही मैंने कॉस्मेटिक की एक दुकान से इसी सांवली लड़की को देखा जिसे मैंने सुबह चिल्ड्रन पार्क में देखा था। इस वक्त वो सियाल साड़ी में मलबूस थी जिसकी पट्टी सुर्ख थी। माथे पर सुर्ख बिंदिया और जोड़े में सफ़ेद फूलों का गजरा था। इसने भी मुझे देखा तो ज़रा सा मुस्कुराई। मेरे होंठों पर भी अपने आप मुस्कुराहट आ गई। इसके हाथ में एक लिफाफा था। वो मुस्कुराती हुई मेरे करीब से गुजर के इसके लिबास से ख्वाबगेज़ खुशबू आए। ये जनूबी हिंद के मंदिरों में रक्स करने वाली कदीम देवदासियों की खुशबू थी।